बीएस न्यूज यूपी 18 में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर सांसद रवि किशन। दिल्ली में पेंशन जय घोष रैली में कर्मचारियों ने भरी हुंकार। जंतर मंतर पर उमड़ा ओपीएस विहीन कर्मचारियों का हुजूम। ओपीएस बिना 92 लाख कर्मचारियों का भविष्य है अंधकारमय। बाराबंकी पुलिस लाइन सभागार में अपराध गोष्ठी और सैनिक सम्मेलन हुआ आयोजित। संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। रायबरेली जिला अस्पताल में झांसी जैसी घटना का हो रहा है इंतजार। लापरवाही का अलग ही है मंजर। लखनऊ में आयोजित हुआ ऑल इंडिया सर्प रक्षक मिलन समारोह। देश भर से जुटे हजारों सर्प रक्षक। बाराबंकी में हड़ियाखोल आश्रम पहुंचने वाली सड़क जर्जर। श्रद्धालुओं को पहुंचने में हो रही है परेशानी। जल्दी शुरू होने वाला है फ्री आई कैंप। आंखें मूंदे हैं संबंधित विभाग। क्या है अवध क्षेत्र का विशेष संस्कार जिसमें मामा को मनाना पड़ता है अपने भांजे को। डाइट गणेशपुर में आयोजित हुआ परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 प्रशिक्षण। 2.5 वर्ष पूर्व अपने परिजनों से बिछड़ी मूक बधिर युवती को बाराबंकी पुलिस ने किया उसके परिजनों के हवाले। वृद्ध पिता को पीट रहे 3 बेटों को पुलिस ने डाला लॉकअप में। अज्ञात वाहन की टक्कर से मवेशी चरा रहे 45 वर्षीय व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। अब समाचार विस्तार से। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर सांसद रवि किशन। सतुआ बाबा की 12वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। इसके पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों को सरकार पुरानी पेंशन नहीं दे रही है। उसने एनपीएस लागू कर रखा है। कर्मचारियों के काफी विरोध के बाद सरकार एनपीएस की जगह यूपीएस लागू करना चाहती है, लेकिन कर्मचारी संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। उसी क्रम में रविवार को दिल्ली में जंतर मंतर पर पूरे देश से आए हुए हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने पुरानी पेंशन लागू नहीं की तो आज की जय घोष रैली के बाद सरकार के विरुद्ध आंदोलन खोल दिया जाएगा। इस अवसर पर नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंकुर त्रिपाठी विमुक्त ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, पेंशन की लड़ाई 2 तरफा लड़नी पड़ रही है हमको। ये बड़ा गर्व से कह रहा हूँ, 2 तरफा लड़ाई है मंजीत भाई। सिर्फ सरकार से लड़ाई नहीं है हमारी लड़ाई उनसे भी है जो सरकार के साथ साथ उन विपक्षी पार्टियों के साथ में खड़े होकर के हमारा मुद्दे को कमजोर कर रहे हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से भी है। निकलो घरों मकानों से, युद्ध लड़ो बेईमानों से। आप एक बार मंथन करिए, आप अपनी दिमाग की जो आप क्षमता है उसको पीछे ले जाइए और देखिए सरकार के साथ नेगोशिएशन किसने किया है। एक पत्र उन साहिबान का नहीं मिलेगा आपको, एक पत्र नहीं मिलेगा। अगर आपको एक पत्र मिल जाए, सरकार ने उनको एक पत्र जारी किया हो, अगर मिल जाए, अंकुर त्रिपाठी अपनी सेवा से त्याग पत्र देने को तैयार है। लेकिन मंजीत सिंह पटेल की सामर्थ्य और ताकत आप देखिए, हर महापत्र जारी होते हैं। आपकी ताकत है वो जो पत्र जारी होते हैं। सरकार आपको सुनना चाहती है, सरकार आपकी बातों में विचार करना चाहती है, सरकार आपसे बात करना चाहती है, सरकार कहना चाहती है आप हमारा समाधान है। समाधान कौन? समाधान कौन? ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन। समाधान कौन? मंजीत सिंह पटेल। समाधान कौन? सुधीर भाई। समाधान कौन? रामलाल यादव। समाधान कौन? जेपी पांडे। समाधान कौन? बसंत लाल गौतम। और कोई नहीं, और कोई नहीं। बहुत से साथी चले गए हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से उनके पास ये संदेश पहुंचेगा। उनको बताएंगे हमारे पास वक्त अभी बहुत ज्यादा तो नहीं है, इसलिए क्योंकि सरकार को हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। आपको क्या लगता है मंजी जी ज्यादा टाइम देने वाले हैं क्या? ऐसा नहीं है। उनको जिसने हल्के में लिया वो निपट गए, वो निपट गए और बचे खुचे निपट जाएंगे। मैं इनसे पहली बार अरविंद केजरीवाल के आवास पे मिला था, जब मेरी केजरीवाल जी से मुलाकात हो रही थी आपके माध्यम से। पहली बार मिला था और पहली बार मिलकर के मैंने इनसे कहा था आप एक दिन पेंशन आंदोलन में एक बहुत सितारा बनेंगे जो दिल्ली की सड़कें उसके
उसका एक संशोधन ये किया, इसको ध्यान रखेंगे, उनके स्मृति पटल पर अंकित हो जाएगा एक ही नाम, मंजीत सिंह पटेल। मंजीत पटेल जिंदाबाद। और आज आप देख रहे हैं, मैं तो कहता हूँ गर्व है दिल्ली वालों को कि उनके पास मंजीत पटेल है, हमारे पास नहीं है। हमें ये निराशा होती है कभी कभी, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि मंजीत सिंह पटेल ने हमको उत्तर प्रदेश में रामलाल यादव जी का नेतृत्व, निर्देशक, मार्गदर्शक दिया। वसंत लाल भाई जैसा एक मार्गदर्शक दिया, जेबी पांडे जैसा हमें नेतृत्व करता दिया। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। पीछे जो लोग कुर्सियों बैठे उनके सामने ये उन्हीं के माध्यम से संभव हो पाया था। आपने हमारी बात को इतनी गंभीरता से सुना है। ये संक्षिप्त में बस इतनी बात कह रहा हूँ, आप इसको गंभीरता से समझेंगे और अपने राज्यों तक पहुंचाएंगे। जिलों में काम करिए, नुक्कड़ काम करिए, न्याय पंचायत स्तर तक संगठन को ले जाइए। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, तो उसको पता होना चाहिए। तालियां तो आप बजाए देख लिएगा, ये संघर्ष की माला है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो उसको पता होना चाहिए अगर ब्लॉक में इकाई गठन नहीं होगा, ब्लॉक में अगर आपस संगठन नहीं होगा, प्रदेश अध्यक्ष किसी काम का नहीं है। अकेला व्यक्ति किसी काम का नहीं है। फिर बोल रहा हूं, ब्लॉकों तक संगठन को ले जाइए, जिले पर संगठन को खड़ा करिए और फिर आइए दिल्ली की सड़कों पर। आज हमने जंतर मंतर को घेरा है, अगली बार संसद भवन कूच करेंगे। इसी ऐलान के साथ में मैं दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां बोलता हूं जो मुझे बहुत प्रिय है। मैं हर जगह ये गुनगुनाता हूं, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बातें तो है। जय हिंद, जय भारत, विजयताम भारत माता। रविवार को पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइंस के सभागार में अपराध और कानून व्यवस्था के संबंध में गोष्ठी आयोजित हुई और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अधीक्षक महोदय ने कहा, प्रत्येक को समय पर न्याय दिलाने का हमारा प्रयास होना चाहिए। सैनिकों की समस्याओं के समाधान का हम हर संभव प्रयास करेंगे। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुई हृदय विदारक घटना की वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो अग्निशमन व्यवस्था में लापरवाही सामने आ रही है। ऐसे हालात रायबरेली के जिला अस्पताल में भी हैं, जहां लापरवाही का आलम यह है कि जले हुए बिजली के बोर्ड और ABC टाइप के अग्निशमन यंत्र 2021 के हैं। यहाँ बच्चा वार्ड में जले हुए बिजली के बोर्ड दुर्घटना को दावत दे रहे हैं, लेकिन लाखों रुपए रखरखाव के नाम पर बजट लेने वाला जिला अस्पताल इसकी तरफ से लापरवाह बना है। खास बात यह है कि इस पर जवाब देने के लिए CMS डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल सामने नहीं आए, बल्कि उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया से बोलने से मना किया गया है। स्वर्गीय मानवेंद्र सिंह यादव पार्क लखनऊ में रविवार को ऑल इंडिया सर्प रक्षक संघ के बैनर तले सर्प रक्षक मिलन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में आए प्रतिभागियों ने हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार से अपनी परेशानियों, समस्याओं और सरकार से अपनी मांगों को लेकर कहा। ये जो ऑल इंडिया सर्प रक्षक मिलन समारोह किया गया आप लोगों द्वारा, तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका मेन उद्देश्य है कि हम सभी सर्प रक्षकों को एक मंच पे लाना और जो है लोगों को जागरूक करना कि ताकि जो है सर्पदंश से होने वाली जो घटनाएं हैं उनकी दर को खत्म कर दिया जाए। और इसी के साथ मैं आपका नाम भी जानना मेरा नाम मुकेश कुमार मौर्य है। मैं लखनऊ से स्नेक रेस्क्यू करता हूँ और पूरी टीम के साथ में मैं एक छोटा सा मेंबर हूँ। आज हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से रेस्क्यूअर टीम आई है? पूरे इंडिया से आए हुए हैं, लेकिन अभी बहुत कम मात्रा में रेस्क्यूअर्स आए हुए हैं। जब दूसरा मिलन समारोह करेंगे तो वो बहुत ही भव्य होगा। पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड से काफ़ी लोग आए हैं और हमें इस पर मंच पर जोड़ने का एक ये भी है कि हम आपस में जानकारी साझा करें और ताकि एक दूसरे का अगर कम अनुभव और ज़्यादा अनुभव, तो इससे हम लोगों को जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी और ज्ञान बढ़ेगा। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद आदिल है जी। आज का जो कार्यक्रम किया गया है, ये इसका क्या उद्देश्य था और यहाँ कहाँ के लोग आए थे?
तो सर ने बता ही दिया है कि उद्देश्य यही है कि हम कैसे जो भारत में सर्वधन से जो मौतें हो रही हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक आंकड़े में है, तो हम उसको कम कैसे करें, और ये पॉसिबल है और बहुत ईजी है। बस हमें चाहिए कि सरकार का और वाइल्ड लाइफ का हमें सपोर्ट मिले। जहरीले सांपों में कौन कौन से सांप जहरीले पाए जाते हैं, कितने प्रजातियां? वैसे तो पूरे भारतवर्ष में जो जानलेवा सांप है वो 60 से 70 है, लेकिन कॉमन तौर पर जो बिग 4 जिन्हें हम लोग बिग 4 कहते हैं और जिनसे सबसे ज़्यादा जाने जाती हैं लगभग 92% तक की, तो वो 4 सांप जो कि कोबरा, रसल वाइपर, करैत और साइज कैट है, ठीक है। जिनमें से हमारे यूपी में 3 सांप पाए जाते हैं, रसल वाइपर, कोबरा जो कॉमन कोबरा या स्पेक्टिकल कोबरा जिसे बोलते हैं, और करैत। तो इन 3 स्पीसीज से सबसे ज़्यादा जाने यूपी में जाती हैं और बाकी साइज कैट तो यहाँ पे पाया नहीं जाता, लेकिन करीब जो कुछ राज्य जुड़े हुए हैं जैसे मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया और बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे पाए जाते हैं। आप लोग जब रेस्क्यू करने जाते हैं, 2 लोगों की ज़िंदगियां बचाते हैं, अगर मान लिया आपके स्नेक बाइट हो जाती है तो इस बारे में सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग रखना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा उद्देश्य है उसी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम कैसे भारत के जो आंकड़े हैं मौत के जो सबसे ज़्यादा हैं उन्हें कम करें, तो उस पर एक प्लान है हमारा। अगर उस प्लान पे भारत सरकार वर्क करती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारा साथ देती है, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। वो मसला ये है कि अगर हम एक नंबर ही मान के लिए चालू कर दें, अगर भारत सरकार हमारे एक 24 इमरजेंसी नंबर चालू कर दें। हम यूपी में टीम बनाई हमने, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में हमने लिस्ट बनाई है, तो आपको हम लगभग हर जिले का रेस्क्यू दे देंगे, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या सरकार अगर 24 आवर्स का जो नंबर चालू करेगी टोल फ्री, तो उसके पास लिस्ट नहीं है, यानी रेस्क्यूअर नहीं है जो जा करके गांव-गांव रेस्क्यू कर सके। हमारे पास टीम है, हम आपको टीम देंगे, ठीक है ना। आपका क्या काम, टोल फ्री नंबर दीजिए, हम 24 घंटे उसके लिए अवेलेबल रहेंगे, उसका पे आपको देना है। जो नियम आपके हैं फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के हैं, सांपों को लेकर के, रेप्टाइल्स को लेकर के, वो हमें बताएं, उन चीज़ों पे फॉलो करेंगे। जो नहीं फॉलो करता उस पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ में जब हम 24 आवर्स काम करेंगे तो हम और भी कुछ काम कर सकते हैं, जैसे जागरूकता पर। हम गांव में जा करके, सबसे ज़्यादा मौतें गांव में होती हैं, तो हम गांव के सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में जा करके बच्चों को, यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनको शिक्षा दे सकते हैं, जागरूक करा सकते हैं सिर्फ 4 सांपों के बारे में, क्योंकि जो हमें जान लेते हैं उनके बारे में जागरूक कराएंगे, उसका इलाज कैसे होगा। साथ साथ में जो बुज़ुर्ग हैं, जो किसान हैं, उनको हम जो वहाँ के सरपंच होते हैं या जो मुखिया होते हैं गांव के, उनके थ्रू हम पंचायत बैठा करके उनको समझा सकते हैं। तो ये जागरूकता अभियान हम लोग चला सकते हैं, जो सरकार हमें पे आउट देगी उसके तहत। बाय द वे, आप रेस्क्यू करने जाते हैं, रास्ते में जैसे पुलिस या वन विभाग का कोई कर्मचारी आपको रोक लेता है, आपसे जैसे कोई सवाल पूछता है कि आप किस NGO से जुड़े हैं, तो उस वक्त आप लोग बस दिक्कत यही है कि सारे रेस्क्यू इसी चीज़ से परेशान रहते हैं और हाँ, पास बनाने के लिए बोलते हैं भाई हमारा ID कार्ड बन जाए किसी NGO से, तो ये सही है। देखिए, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए पास बनाता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन NGO से आसानी होती है, NGO से हम पास बनवा सकते हैं। तो जितना जो भी रेस्क्यूअर है उसको चाहिए किसी न किसी NGO से जो कि एनिमल रेस्क्यू पर या एनिमल केयर के ऊपर काम कर रही है, उससे अपना पास बनवा लें, वरना दिक्कतें तो आएंगी, क्योंकि अगर हमें सपोर्ट नहीं करेगी सरकार या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो हमें दिक्कत है। आज अगर वो चाहे तो हम रेस्क्यू क्यों कर रहे हैं, सवाल पूछते हैं, हमें बस कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना। तो सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि भारतवर्ष में इन चीज़ों पे काम हो और मृत्यु दर जो कि किसान गरीब की सबसे ज़्यादा जाती है, अगर उसे कम करना है तो एक प्लान के तहत काम करना पड़ेगा। और जैसा उड़ीसा में हुआ है वो ना हो करके यूपी में हम चाह रहे हैं कुछ ऐसा हो जिससे रेस्क्यूअर को भी फायदा हो और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फायदा हो। क्या वन विभाग भी आप लोगों से रेस्क्यू करने के लिए मदद लेता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये है कि कभी कभी हमसे लिया है, कभी कभी हमको लिया है हमसे मदद, तो उस समय उनको रेस्क्यूअर अवेलेबल नहीं था, रात का समय था, तो मुझसे मदद ली है और मैंने उसकी मदद की भी है। उनके पास टीम नहीं है तो फ़ोन आ जाते हैं कभी कभार, लेकिन परमानेंटली नहीं लेते जी। आप लोग जाते हैं तो उसके एवज में आप लोगों के क्या कोई मानदेय नहीं मिलता है, लेकिन ये है कि जिसके यहाँ रेस्क्यू करने जाते हैं तो दया दिखा करके वो हमें थोड़ा बहुत मानदेय दे देते हैं। हाँ, अब क्योंकि ज़्यादातर जो रेस्क्यूअर है वो गरीब घर से ही होता है, ठीक है ना, बेरोज़गार होता है या जो भी हो। और देखिए, जो स्नेक का जो निकलने का टाइम है, जो रेस्क्यू का टाइम है वो गर्मियों में होता है, बारिश के टाइम से लेकर अभी नवंबर के महीने तक। तो अब इस टाइम पे क्या है, जो रेस्क्यूअर है वो काम नहीं कर सकता है, काम करेगा तो रेस्क्यू नहीं कर पाएगा। तो रेस्क्यू पे हमें दिन रात 24 घंटे जाने जाना है, तो उसका पे कहाँ से मिलेगा। तो हम लोग मांग करते हैं, मान के चलिए 10, 15, 20 मिनट जाना है, 500, 800 रुपये मांगते हैं, 1000 मांगते हैं,
उस पर अगर कोई गरीब है तो वो जो दे देता रख लेते हैं, कंडीशन कंडीशन के ऊपर है। अगर कोई नहीं भी देता है तो सांप की जान बचाते हैं, उस इंसान को परेशानी से निकालते हैं, ये नहीं कि हम उसको पैसे के लिए छोड़ दें। अच्छा, सांपों की बाइट से बचने के लिए जनता को आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? सांपों की बाइट से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले ये है कि आप जो किसान हैं वो अक्सर अगर खेत में जाते हैं बाइट होती है, या घर में कुछ सामान लकड़ी वगैरह उपले वगैरह रहते हैं उसमें बाइट होती है, तो इन चीज़ों में अगर रात में जा रहे हैं बाहर निकल रहे हैं टॉर्च लेकर के जाएँ और कुछ जूते वगैरह पहन लें, डंडे का सहारा लें, और अगर नंगे पैर भी यानी कि पैर से भी डंडा नहीं है तो पैर को थोड़ा ज़मीन पे तेज़ मारते जाए, क्योंकि वाइब्रेशन को पहचान, ठीक है ना। घर में साफ़ सफाई रखें, लकड़ी या उपले घर के अंदर ना इकट्ठा करें, मैं रात बिरात सांप आकर उसमें छुप सकता है और इस तरह से बाइट होती है। स्नेक बाइट होने पर आप लोग क्या करना चाहेंगे? हाँ, अस्पताल जाएँ, जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपके करीब पड़ता है वहाँ पे जाएँ, फर्स्ट एड कुछ होते हैं वो करें। लेकिन सबसे पहले क्या है, स्नेक बाइट हुई किसी भी झाड़ फूक आयुर्वेद वैद्य के पास नहीं जाना है, जान बचाना है तो सीधा हॉस्पिटल जाना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे एंटीवेनम मिलेगा और आपकी जान बचेगी। अन्यथा अक्सर यही होता है कि हम इधर उधर के चक्कर में रहते हैं झाड़ फूक के, जब इंसान बिल्कुल मरने के करीब हो जाता है तब अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर भी नहीं लेते हैं। स्नेक रेस्क्यू करते समय आप लोगों को भी बाइट हो जाती है, बिल्कुल तो हुई है। उस समय आप क्या करते हैं? हर रेस्क्यूअर को बाइट हुई है। अभी हमारे पास जो टीम है आए दिन किसी न किसी को बाइट होती है, कुछ साफ की गलती से, कुछ अपनी स्टंटबाजी की किसी वजह से गलती से। तो हम लोगों के पास वही उपाय है जो हम दूसरों को बता रहे हैं, सीधा अस्पताल जाना है, हॉस्पिटल जाना है बस। बाराबंकी में विश्व प्रसिद्ध हड़िया खोल आश्रम पहुंचने वाली सड़क है जर्जर। श्रद्धालुओं को पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बहुत जल्द शुरू होने वाला है फ्री आई कैंप और अन्य ऑपरेशन कैंप, जिसमें देश के नामी गिरामी डॉक्टरों का दल आता है और निःशुल्क उपचार किया जाता है। हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार ने आश्रम के ट्रस्टी मनीष मेहरोत्रा से बात की तो उन्होंने बताया, ये रोड जो है बाराबंकी जनपद की बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। जिले का ये सबसे बड़ा सेवा केंद्र यहाँ पर है, श्री राम वन कुटीर आश्रम हड़िया खोल। यहाँ पर स्वामी रामदास जी महाराज स्मृति चिकित्सालय संचालित है। स्वामी राम ज्ञानदास जी महाराज निःशुल्क ओपीडी सेंटर संचालित है। प्रतिवर्ष यहाँ पर देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन शिविर लगता है, जिसमें लगभग 15 जिले की पब्लिक आती है। हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर 2000 मरीजों की निःशुल्क ओपीडी होती है। ये रोड जिला पंचायत की है, मतलब इतनी खराब आज 3 साल से हो गई है कि आगे आप जाएंगे तो देखेंगे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि मरीजों को इतना कष्ट होता है। जबकि हर साल यहाँ पर डिप्टी सीएम, शासन के मंत्री, हाई कोर्ट के जज, जिले के अधिकारी भी यहाँ पर आते हैं। मनीष जी, ये रोड कहाँ से निकली हुई है और आश्रम तक जाती ये है? असल में जो एक रोड यहाँ से क्या नाम शुगर मिल से, और ये रोड गई है ग्वारी तक का, प्रधानमंत्री सड़क योजना की रोड है। उसके बाद ये 2 किलोमीटर की रोड लिंक रोड है जो रामवन कुटीर आश्रम को जोड़ती है। ये कहाँ से जोड़ती है? ये चौधरीपुरवा मोड़ से जोड़ती है और आश्रम तक जाती है। ये पूरी 2 किलोमीटर की रोड है और जिला पंचायत की रोड है। जब भी जिला पंचायत ने इस रोड को बनाया है तो इसमें इतना भ्रष्टाचार होता है इस रोड के ऊपर। केवल ऊपर से डामर को पीपे से खाली मतलब पेस्टिंग कर देते हैं। कभी ये खुद के ये रोड बनी ही नहीं कि एक बार ये बन जाए तो कम से कम आवागमन लोगों को सुगम हो जाए। और ये रोड इतनी महत्वपूर्ण है, आगे जाके ये चिलहटा पुल को भी जोड़ती है। आश्रम की आने के लिए 2 रोड हैं, एक ये रोड है और एक वहाँ चिलहटा पुल से आश्रम तक का। तो क्या चिलहटा पुल वाली भी इसी तरह रोड है? नहीं, वो असल में PWD की रोड है। उस समय इस रोड को, उस रोड को काफ़ी प्रयास करके हमने PWD में कराया था। तो PWD की जो रोड होती है वो 2 किलो मतलब आप समझिए 2 किलोमीटर वो भी है। उनके मानक ठीक हैं, वहाँ पे परसेंटेज कम है। परसेंटेज जैसे वहाँ पे 5% चल रहा है, लेकिन यहाँ जिला पंचायत में तो 40% 45% कमीशन है। तो ठेकेदार बनाएगा भी तो कैसे बनाएगा? इस रोड को अभी हमने जिलाधिकारी महोदय को उस दिन दिया है कि या तो इस रोड को PWD में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और या ये शिविर के पहले हमारी रोड को मतलब बनवा दिया जाए। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि मनीष
जी हमारा पूरा प्रयास है कि आपकी शिविर तक का ये रोड जो है बन जाए। अब आगे पैरवी कर रहे हैं, देखिए बन जाते तो अच्छी बात है। यहाँ पर जो मरीज आते हैं आश्रम पर, जी ये किन किन जिलों से आते हैं? मतलब लगभग प्रदेश के 15 जिले हैं और बिहार और झारखंड की भी पब्लिक यहाँ पर आती है। 15 जिले में जैसे सबसे ज़्यादा मरीज हमारे यहाँ सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, लखनऊ और बाराबंकी हो गया और इधर अमेठी हो गया, रायबरेली हो गया। लगभग 15 जिलों का रजिस्ट्रेशन हर साल होता है यहाँ ऑपरेशन कराते हैं। यहाँ किन किन मर्जों का ऑपरेशन होता है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑपरेशन तो नेत्र के होते हैं, मोतियाबिंद के, फिर हार्निया हो गया, हाइड्रोसिल हो गया और पाइल्स हो गया, गायनी हो गया, पथरी का हो गया, ये जनवरी में होते हैं। और बृहस्पतिवार को जो रामकृष्ण मिशन लखनऊ का है उसकी एक सेवा यहाँ पर होती है विवेकानंद हॉस्पिटल की। वहाँ के सारे डॉक्टर आते हैं, बस से आते हैं और वो निःशुल्क ओपीडी करते हैं। तो उसमें नेत्र के भी डॉक्टर आते हैं और गायनी की डॉक्टर आती हैं, बच्चों के डॉक्टर आते हैं और डेंटल विभाग यहाँ पर चलता है, होम्योपैथिक विभाग चलता है। तो उसमें लगभग 1500-2000 मरीज का निःशुल्क इलाज यहाँ पर होता है। सनातन संस्कृति में 16 संस्कारों की मान्यता है, लेकिन आज हम आपको परिचित कराने जा रहे हैं अवध क्षेत्र के एक विशेष संस्कार से जो प्रचलित है लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर आदि जनपदों में। ये एक क्षेत्रीय परंपरा है जिसमें ग्रामीण ग्राम देवता के स्थान पर इस संस्कार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हम बात कर रहे हैं संस्कार धनतिया के विषय में। इस संस्कार में भांजे को मामा के घर आना होता है, यानी कि वह अपने पूरे परिवार और हर्षोल्लास के साथ अपने ननिहाल आता है, जहां उसका मुंडन संस्कार किया जाता है। सनातन संस्कृति में बच्चों का मुंडन बचपन में किया जाता है, लेकिन अवध क्षेत्र में ग्राम देवता के सामने भांजे का मुंडन दोबारा किया जाता है और बहन का पुत्र जो कि संस्कार में भाग लेता है अपने मामा से कुछ उपहार की आशा रखता है, किंतु जब उपहार नहीं मिलता है तब वह सांकेतिक रूप से नाराज हो जाता है, जिससे उसके मामा और मामी उपहार देकर उसे मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर जनपद बाराबंकी के विभिन्न अंचलों में धनतिया की धूम रही। इस अवसर पर हमारे चैनल ने ग्राम उमरी में जन कल्याण किसान एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्म कुमार यादव के भांजे अभिषेक यादव के धनतिया संस्कार की कवरेज की। बाराबंकी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता बलवंत सिंह से बात करते हुए जन कल्याण किसान एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्म कुमार यादव ने कहा, जैसा कि हमारे संगठन जन कल्याण किसान एसोसिएशन द्वारा विगत कई वर्षों से निरंतर जीवन रक्षा एक पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रमानुसार आज अपने भांजे अभिषेक यादव की धनतिया के अवसर पर इनको एक आम का पौधा भेंट करके मैंने मनाया है। जैसे कि लोग इन अवसरों पर अपने भांजे को मनाने के लिए बेशकीमती सोने चांदी के जेवरात, दैनिक उपयोगी वस्तुएं उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं, परंतु मैं ये सब कुछ ना दे करके ये आम का पौधा इनको सुपुर्द कर रहा हूँ। मैं अपील कर रहा हूँ इस पौधे को ले जा करके अपने वहाँ रोपित करेंगे, इसका पालन पोषण करेंगे, इस पौधे से ये फल खाएंगे, बेशकीमती लकड़ी भी मिलेगी और ये पर्यावरण के संरक्षण में विशेष सहयोग करेगा। पुनः मैं सभी आम जनमानस से अपील करता हूँ कि ऐसे शुभ अवसरों पर एक एक पौधा अवश्य लगाएं। डाइट प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार आर्य की अध्यक्षता में आयोजित किया गया परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 प्रशिक्षण के चतुर्थ दिन शनिवार को डीएलएड 2023 बैच के समस्त प्रशिक्षुओं को प्रश्न पत्र एवं OMR शीट पर अभ्यास कार्य कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान SCERT टीम के द्वारा अनुश्रवण कर प्रशिक्षण की बारीकियों को देखा। डाइट के प्रवक्ता आनंद कुमार यादव एवं जहीर अहमद लालचंद ने सर्वेक्षण की महत्ता के बारे में प्रशिक्षुओं को समझाया। इसके साथ डाइट के प्रशिक्षुओं ने अभ्यास कार्य में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। 19 मई 2022 को दिनेश चंद्र पुत्र भारत प्रसाद निवासी ग्राम लोहंजर थाना देवा जनपद बाराबंकी ने थाना फतेहपुर में अपनी मूक बधिर पुत्री के ससुराली जन के विरुद्ध उसको अपहरण कर गायब कर देने के संबंध में तहरीर दी थी। पुलिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी युवती की सकुशल बरामदगी के प्रयास कर रही थी। स्वाट एवं सर्विलांस टीम भी बरामदगी में लगी थी। उसी क्रम में जनपद हरदोई के थाना क्षेत्र शाहबाद के ग्राम आगापुर निवासी शिव कुमार के घर उपरोक्त मुकदमे से संबंधित अपहर्ता के मौजूद होने की सूचना प्राप्त हुई। शिव कुमार ने बताया कि दिनांक 22 जून 2022 को महकलगंज
जनपद लखीमपुर में स्थित बालाजी मंदिर में यज्ञ के दौरान मंदिर परिसर में भटकते हुए युवती उसे मिली थी, जो सुन व बोल पाने में असमर्थ थी, जिसे मानवतावश सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने साथ लाकर पुत्रीवत घर में रख लिया गया था एवं लगातार उसके परिजनों को खोजने का प्रयास कर रहे थे। वहीं दिनांक 17 नवंबर 2024 को पुलिस द्वारा बरामद युवती को उसके परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया गया। 2.5 वर्ष बाद अपनी पुत्री को पाकर परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। थाना टिकैत नगर इलाके में वृद्ध पिता के साथ उसके 3 लड़के प्रदीप, रंजीत व नान दुर्व्यवहार व मारपीट कर रहे थे। डायल 112 की सूचना पर पहुंचे पीआरवी कर्मियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन तीनों लड़के पुलिस के साथ हाथापाई पर उतारू हो गए और पुलिस कर्मियों से अभद्रता करने लगे। पुलिस के समझाने के बावजूद अपने पिता से लड़ते रहे। इस पर पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में हमारे चैनल को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अखिलेश नारायण सिंह ने बताया। थाना टिकैत नगर के अंतर्गत कल प्रातः एक पीआरवी को सूचना मिली कि एक वृद्ध पिता के साथ उसके 3 पुत्रों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। इसके संदर्भ में जब पीआरवी वहां पहुंची तो दुर्व्यवहार करने वाले तीनों लड़कों ने पीआरवी कर्मियों के साथ भी अभद्रता किया, जिसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करते हुए उन तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार इस संदर्भ में की जा रही है। रामनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिलौटा मरौचा स्थित पेट्रोल पंप के पास 45 वर्षीय व्यक्ति जो अपनी भैंस को सड़क किनारे घास चरा रहा था, अज्ञात वाहन की टक्कर से मवेशी समेत 45 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हमारे रामनगर संवाददाता तेज बहादुर शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिलौटा निवासी गेंदलाल यादव उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र राम सजन यादव शाम को लगभग 6 बजे मवेशी चरा रहा था, जिसको अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही थाना रामनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। इस संबंध में थाना प्रभारी रामनगर अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जांच पड़ताल की जा रही है और वाहन की तलाश जारी है। मृतक के पत्नी के अलावा एक पुत्री है। वहीं परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो रहिए अपडेट। नवीन समाचारों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए BS न्यूज़ UP 18। बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारे चैनल के संवाददाता बनने के लिए हमें व्हाट्सएप नंबर 9170744221 पर मैसेज करें। धन्यवाद। नमस्कार।